जैव मनस्तत्व की कतिपय दिशाएं। अ सहजात वृत्ति। सहजात वृत्ति के बाद आती है कतिपय असहजात वृत्तियों की बात। मानव देह के अभ्यंतर भाग और बाहर का चमड़ा जलवायु भेदानुसार पृथक पृथक हुआ करते हैं। मनुष्य के शरीर में अनेक ग्रंथियां हैं जो देह के अंदर के विभिन्न चक्रों के द्वारा नियंत्रित हुआ करती है। शिशु के जन्म के साथ ही सभी चक्र एक ही साथ काम नहीं करते। साधारणतः मातृगर्भ में रहने के समय भ्रूण देह के चक्र एक तरह से पूर्णतः निष्क्रिय ही रहते हैं, क्योंकि गर्भस्थ भ्रूण प्रत्यक्ष रूप से श्वास प्रश्वास क्रिया का निर्वाह नहीं करता। भूमिष्ठ होने के बाद शिशु जब श्वास प्रश्वास क्रिया शुरू करता है, केवल तभी उसके चक्र क्रमशः पुष्ट होते रहते हैं। शिशु देह में परिवर्तन लाते हैं। देहस्थ ग्रंथि से ग्रंथि रस क्षरण और ग्रंथि रस निर्माण के मामले में भी परिवर्तन होता रहता है। ग्रंथि रस क्षरण के परिमाण में ह्रास वृद्धि मनुष्य के स्नायु कोशों को प्रभावित करती है और उसके परिणाम स्वरूप मनुष्य की चिंतन प्रक्रिया में भी परिवर्तन घटित होता रहता है। साथ ही मनुष्य की मानस प्रवृत्ति या इंस्टिक्ट में भी परिवर्तन घटित होता रहता है। शीत प्रधान देश में शरीर के ये परिवर्तन धीर गति से आते हैं और ग्रीष्म प्रधान देश में आते हैं द्रुत गति से। भूमिष्ठ होने के बाद मनुष्य की सहजात प्रवृत्तियों का स्फुरन घटित होता रहता है। लगभग 5 वर्ष की उम्र में कुछ और वृत्तियां प्रकट होती है और तदनुसार नए किस्म के हार्मोन क्षरण के साथ ही सोच विचार के क्षेत्र में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। देह के त्वक चमड़े में भी कुछ कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। शीत प्रधान देश में लगभग 6 वर्ष की उम्र में देह का चमड़ा कुछ मोटा हो जाता है और ग्रीष्म प्रधान देश में वैसा प्राय 4 वर्ष की उम्र में हुआ करता है। इस नए उपसर्ग के कारण शिशु अपने भाई बहनों को प्यार करना शुरू करता है। साथ ही शिशु के अंदर खेलकूद की प्रवणता भी जाग उठती है। इन सभी के फलस्वरूप शिशु के सोच विचार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लक्षित किए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथियां। 1. टेस्टिस और ओवरी। ग्रीष्म प्रधान देश में प्राय 13 वर्ष की उम्र में और शीत प्रधान देश में प्राय 15 वर्ष की आयु में एक विशेष प्रकार के ग्रंथि रस क्षरण के कारण मनुष्य के टेस्टिस और ओवरी ग्रंथियों का विकास परिलक्षित होता है। इसका कारण है संबंधित ग्रंथियों से विशेष प्रकार के ग्रंथि रस का क्षरण। पुरुष देह में यह टेस्टिस ग्रंथि देह स्थित शुक्राधातु या लिम्फ की शुक्राणु यानी सीमेन में रूपांतरित करती है। वह लिम्फ जब शुक्राणु में रूपांतरित होता है, मनुष्य का स्नायु तंत्र प्रभावित होता है और विचारधारा में परिवर्तन आता है। देह का पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टिस ग्लैंड को देह स्थित लिम्फ को सीमेन में रूपांतरित करने का निर्देश दिया करता है। जब शुक्र धातु के उत्पादन का परिमाण देह के प्रयोजन की तुलना में अधिक हो जाता है,
तब वह शुक्राणु में रूपांतरित होकर शरीर से बहिर्गत होता है। इसके फलस्वरूप मनुष्य के मन में यौन भावना का उद्रेक होता है। इस टेस्टिस ग्लैंड से रस रक्षण का परिमाण यदि स्वाभाविक मात्रा में हो, वैसी स्थिति में संबंधित किशोर के मन में कर्तव्य बोध की प्रेरणा जगती है। वह मन ही मन गर्व का अनुभव करता है इस बात पर कि वह अपने माता पिता की बात मानकर चलता है। किंतु 3-4 वर्ष के शिशु में इस प्रकार की दायित्व चेतना नहीं जगती। टेस्टिस ग्लैंड के अतिक्रिया होने पर भी रस क्षरण की मात्रा स्वाभाविक की अपेक्षा अधिक होने से संबंधित किशोर के मन में विचारशील मानसिकता, स्पिरिट ऑफ रैशनैलिटी जाग उठती है। इस टेस्टिस ग्लैंड की क्रियाशीलता से देह के संधि स्थलों पर रोए लोम उगते हैं। यह देह के बहिर्गत पर ग्रंथिगत क्रियाशीलता के प्रभाव से हुआ करता है और मन में युक्तिशील मानसिकता का विकास घटित होता है। वह मन पर ग्रंथिगत क्रियाशीलता का प्रभाव हुआ करता है। इसके साथ ही मनुष्य का स्नायु तंत्र भी प्रभावित होता है। संबंधित व्यक्ति की ग्रंथियों की स्वाभाविक क्रियाशीलता यदि बाधाग्रस्त न हो, तब ग्रंथि रस क्षरण के मात्राधिक्य के कारण गर्म देश में 15 से 17 वर्षों के बीच और ठंडे देश में 17-18 वर्ष की उम्र में देह के बाहुमूलों पर रोए उगा करते हैं। साथ ही संबंधित तरुण के मन में विचारशील मानसिकता का उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। उदाहरण स्वरूप देखोगे कि वैसे युवक कहा करते हैं, नहीं बाबा, मुझे वैसे काम करने को मत कहो, मुझे लगता है उस प्रकार के काम अच्छे नहीं होते। फिर टेस्टिस ग्लैंड में यदि रस क्षरण की मात्रा बहुत कम हो, तब देह संधि मूलों पर रोए की स्वल्पता होगी और उसके साथ ही विशेष उम्र में यदि किसी की यौन ग्रंथि का विकास न हो, तब वैसे लड़के निष्ठुर स्वभाव के होते हैं। हो सकता है किसी छोटे झिगुर को पकड़कर टुकड़े टुकड़े करके मार डालता हो। 13, 14, 15 वर्ष की उम्र के उस प्रकार के निष्ठुर स्वभाव के किशोरों को तुम लोगों ने हो सकता है देखा होगा। ये साधारणतः असामाजिक प्रकृति के हुआ करते हैं। दूसरों के साथ ठीक से मिलकर नहीं रह सकते। इसका कारण है इनकी टेस्टिस ग्रंथियों से रस क्षरण की स्वल्पता। ग्रंथिगत रस क्षरण की मात्रा यदि स्वाभाविक हो, मनुष्य में यौन इच्छा जगती है। यदि रस क्षरण की मात्रा अधिक हो, तब संबंधित युवक अपनी यौन चेतना को विश्वेकतावादी चेतना में रूपांतरित करने की सामर्थ्य अर्जित करता है। तुम लोगों में से जिनमें ईश्वर संप्राप्ति की ऐष्णा जगी थी, याद रखो वह जगी थी वैसे ही 15 से 17 वर्ष की उम्र के बीच। वैसी स्थिति में जीवन में महत कुछ करने की एक स्वाभाविक ऐष्णा मन में जगती है। दूसरी ओर यदि रस क्षरण की मात्रा की स्वल्पता हो, तो संबंधित किशोर के मन में दया माया वृत्तियों की भी स्वल्पता घटित होती है और साथ ही बाहुमूलों और उरुसाधियों पर कम रोए उगते हैं। यदि कभी किसी व्यक्ति के शरीर में इस प्रकार के लक्षण देखो, तुम लोग तत्काल उस व्यक्ति की
दया, माया, स्नेह, ममता इत्यादि मानवीय वृत्तियों के संबंध में एक निर्णय पर पहुंच सकते हो। एक और चीज़ देखोगे कि इस प्रकार के लोग अधिकतर मामलों में भावजड़ता के समर्थक हुआ करते हैं। डॉगमा या भावजड़ता के विरुद्ध प्रतिवाद करने लायक पर्याप्त नैतिक बल इनमें नहीं होता। नई नई ध्यान धारणाओं का भी ये समर्थन नहीं करते। यदि टेस्टिस ग्रंथि स्वाभाविक रूप से क्रियाशील हो और वह शुक्र ग्रंथि के द्वारा बाधा प्राप्त न हो, तब मनुष्य की स्वाभाविक बुद्धिवृत्ति बढ़ जाती है। टेस्टिस ग्रंथि की सहायता न मिलने पर अनाहत चक्र पुष्ट नहीं होता और मनुष्य की स्वाभाविक बुद्धिवृत्ति में ह्रास होता है। अतीत काल में बहुत से कृतदासों को अस्त्रोपचार के द्वारा नपुंसक बना दिया जाता था। फारसी भाषा में इन्हें कहा जाता था खोजा। यदि नारी देह से ओवरी और पुरुष देह से टेस्टिस ग्रंथि को काटकर अलग कर दिया जाए, तब वह संबंधित नारीत्व वर्जित और पुरुष बन जाता है नपुंसक। टेस्टिस ग्रंथि को काटकर अलग कर देने पर स्वाभाविक रूप से पुरुष में शारीरिक और मनस्तात्विक परिवर्तन घटित होता है। उससे वह व्यक्ति मरेगा नहीं, किंतु निश्चय ही कर्तव्य परायणता और दायित्व सचेतना का बोध गंवा बैठेगा। टेस्टिस ग्रंथि के साथ संबंधित कर्तव्य बोध, दायित्व ज्ञान इत्यादि समस्त गुणावली गायब हो जाती है। ऐसे लोगों के देह संबंधी स्थलों पर या तो बिल्कुल ही रोए नहीं उगते अथवा उगने पर भी उनकी संख्या अत्यंत कम होती है। अब प्रश्न है, यह जो महत्वपूर्ण टेस्टिस ग्रंथि है, पुरुष देह से इसे क्या काटकर अलग कर देना उचित है, या किसी पुरुष को क्या नपुंसक बनाना उचित है? इस प्रकार की व्यवस्था को क्या सभ्यता सम्मत कहा जाएगा? जो भी हो, पृथ्वी के किसी किसी देश में पुरुषों को इस प्रकार खोजा बनाया जाता था और चूंकि उनमें किसी प्रकार का यौन आवेग नहीं होता, इसीलिए उन्हें हरमों और हमामों राज अंतःपुरों में प्रतिहारी के रूप में नियुक्त किया जाता था। यह अवश्य ही वर्वरोचित व्यवस्था है, मौल मानवीय अधिकार की परिपंथी है। यह एक अत्यंत गहीर्त व्यवस्था है। पुरुष के यौनांग को काटकर अलग कर देने पर उसकी परिणति क्या होगी? इससे व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, यह सही है, किंतु उसकी किडनी और टेस्टिस ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। फलस्वरूप उस व्यक्ति में मनस्तात्विक परिवर्तन आएगा और यौन आवेग बाधित होगा। 2. प्रोस्टेट ग्लैंड। इस ग्लैंड की क्रियाशीलता के कारण ही लोगों के मन में लज्जा वृत्ति का स्फुरण होता है। साधारणतः 3 से 5 वर्ष की उम्र में शिशुओं को लज्जा वृत्ति नहीं होती। उस समय शिशु बेझिझक विवस्त्र होकर रास्तों पर घूमता फिरता है। इस ग्रंथि की क्रियाशीलता के कारण और आरोपित संस्कार के चलते वयस्क लोग लज्जा का अनुभव करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड से रसक्षरण के मात्राधिक्य हेतु व्यक्ति में एक प्रकार के विषाद वायु का प्रकोप परिलक्षित होता है।
व्यक्ति सोचा करता है, परम पुरुष को इस प्रकार की सृष्टि रचना का प्रयोजन क्या था? उन्होंने इस विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि क्यों की? इस विश्व में मैं ही अकेला निसृंग हूँ, मेरे कोई बंधु बांधव नहीं है, जीवन में जीने का कोई आनंद नहीं है, मेरे लिए सोचने वाला कोई नहीं है। किसी किसी दर्शन में इस प्रकार के नैराश्यवाद का प्रचार किया जाता है। इससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि इस दर्शन के प्रवक्तागण स्वयं ही नैराश्यवाद के द्वारा ग्रस्त थे। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से रसक्षरण की मात्राल्पता होने पर मनुष्य के मन में भयवृत्ति का उद्रेक होता है और वह मनुष्य मानसिक भ्रांति दर्शन का शिकार हो जाता है। यहाँ तक कि दिन में भी प्रकटतः वह भूत देखा करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के स्वाभाविकता की तुलना में कम या अति कम रसक्षरण के फलस्वरूप इस प्रकार के मनस्तत्व का उदय होता है। अब प्रश्न है, यह प्रोस्टेट ग्लैंड क्या लिम्फेटिक ग्लैंड या शुक्र ग्रंथि पर निर्भरशील है अथवा एक दूसरे पर निर्भरशील है? ये दोनों ही परस्पर निर्भरशील है। बल्कि यह कहना और भी संगत होगा कि सारे चक्र और ग्रंथियां परस्पर निर्भरशील है। सभी ग्रंथियां शुक्र धातु की आपूर्ति के लिए शुक्र ग्रंथियों पर विपुल मात्रा में निर्भर करती है। अन्य ग्रंथियां शुक्र ग्रंथियों पर जितनी निर्भरशील है, शुक्र ग्रंथियां अन्य ग्रंथियों पर उतनी निर्भरशील नहीं है। उसी प्रकार देह के ऊर्ध्वस्थ चक्र निम्नस्थ चक्रों पर उतने निर्भरशील नहीं है जितने निम्नस्थ चक्र ऊर्ध्वस्थ चक्रों पर निर्भरशील है। देह की उद्वृत्त शुक्र धातु रक्त के बीच से होकर मस्तिष्क में पहुंचती है और मस्तिष्क के स्नायु कोशों को पुष्ट करती है। 3. अनाहत चक्र। अनाहत चक्र के पुष्ट होने से लोगों में वात्सल्य स्नेह जाग उठता है। सभी पशु पक्षियों, स्तन्यपायी जीवों और मनुष्यों के संबंध में यह बात समान रूप से प्रयोज्य है। किंतु जो जीव जंतु अपने प्रयास से आत्मविभाजन करने में समर्थ है, उनमें वात्सल्य स्नेह नहीं रहता, क्योंकि उनमें अनाहत चक्र नहीं होता। शुक्र ग्रंथियों की स्वाभाविक क्रियाशीलता के साथ साथ पुरुष देह में टेस्टिस ग्रंथि और नारी देह में ओवरी पुष्ट होती रहती है और संबंधित ग्रंथि में मातृदुग्ध का उत्पादन होता रहता है। परिणाम स्वरूप संतान स्नेह की मात्रा भी क्रमशः बढ़ती रहती है। अनाहत चक्र के विकास के साथ ही पुरुष देह में दाढ़ी उग आती है। अनाहत चक्र में रसक्षरण की स्वल्पता के कारण दाढ़ी का परिमाण घटता है। उसी प्रकार नपुंसक पुरुष और बंध्या नारी के ग्रंथिगत रसक्षरण की मात्राल्पता के कारण वात्सल्य स्नेह होता ही नहीं। फिर रसक्षरण के मात्राधिक्य के कारण पुरुष देह में घनी दाढ़ी उगती है। पुरुष के चेहरे पर घनी दाढ़ी उत्तम लक्षण माना जाता है। अनाहत चक्र से निःसृत हार्मोन में मात्राधिक्य होने पर मानवीय प्रेम विश्व प्रेम में उन्नत होता है। जिन पुरुषों को परम पुरुष के प्रति प्रेम तुलनात्मक रूप से
अधिक होता है उनके चेहरे पर या तो घनी दाढ़ी उगती है अथवा वक्षस्थल उन्नत होगा अथवा एक ही साथ दोनों लक्षण दिखाई देंगे। पता लगाने पर पाओगे कि साधक जीवन में आने से पहले उनके चेहरे पर या तो पतली दाढ़ी थी अथवा वक्षस्थल उतना उन्नत नहीं था। यदि शरीर से अनाहत चक्र को अलग कर दिया जाए तब क्या होगा? मानव मन की सारी उच्चतर वृत्तियों का अधिष्ठान स्थल है अनाहत चक्र। इसीलिए अनाहत चक्र या अन्य किसी चक्र को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाए तो तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी देह संरचना पल भर के लिए भी अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकेगी। 4. थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड बृहस्पति ग्रंथि से निःसृत ग्रंथिरस क्षरण के कारण पुरुष का कंठस्वर भारी होता है और चेहरे पर अधिक मात्रा में दाढ़ी मूछें उगती है। साथ ही आत्मविश्वास का गुण भी बढ़ता है। इस ग्रंथि के अविकसित रहने पर पुरुषों में दूसरों के साथ अकारण झगड़े करने की प्रवणता परिलक्षित होती है। उसी प्रकार महिलाओं के मामले में भी एक प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होती है और उसके साथ ही उनमें कुछ युक्तिवर्जित मानसिकता देखी जाती है। फिर पैराथायराइड ग्लैंड से स्वल्प मात्रा में रसक्षरण के कारण मनुष्य में अहंकार बोध का प्रकाश परिलक्षित होता है। ये सभी असहजात वृत्तियां हैं। ग्रीष्म प्रधान देश में पुरुष देह में 24 वर्ष की उम्र में देह की सभी ग्रंथियां पूर्णता प्राप्त करती है। शीत प्रधान देश में इस पूर्णता की प्राप्ति के लिए कम से कम और 2 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 39 वर्ष की उम्र के बाद शरीर में कुछ अवक्षय दिखाई पड़ता है, किंतु भाव जगत में प्रगति परिलक्षित होती है। ग्रीष्म प्रधान देश में 50 वर्षों के बाद और शीत प्रधान देश में 51 वर्षों के बाद द्वितीय क्रम का शारीरिक अवक्षय शुरू होता है और मानसिक क्षेत्र में प्रथम क्रम का अवक्षय शुरू होता है। फिर गर्म देश में 60 वर्ष की उम्र में और ठंडे देश में 61 वर्ष की उम्र में मनुष्य की चिंतन क्षमता क्रमशः कम होती जाती है। मनुष्य का शरीर मानो एक जीव वैज्ञानिक यंत्र है। विभिन्न ग्रंथियों, उपग्रंथियों, चक्रों से समन्वयित इस मानव देह में बहुत कुछ घटित होता रहता है। जीव जगत के सामग्रिक कल्याण के लिए जैव मनस्तत्व के संबंध में व्यापक गवेषणा का होना बहुत जरूरी है। 5. पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। पूर्व जीवन की आध्यात्मिक साधना के फलस्वरूप में इस जीवन में 13-14 वर्ष की उम्र में जब मनुष्य की यौन ग्रंथि क्रियाशील होने लगती है, पिट्यूटरी ग्रंथि प्रचंड रूप से सक्रिय हो उठती है और संबंधित किशोर में आध्यात्मिक ऐषणा जाग उठती है। ये किशोर जब किसी समर्थ गुरु से उपयुक्त आध्यात्मिक निर्देश प्राप्त करते हैं तब उनकी आध्यात्मिक प्रगति होती है और यदि वे असत्संग में पड़ जाते हैं तब उनका पतन भी बहुत तेजी से होता है। समुचित आध्यात्मिक निर्देश प्राप्त करने के बाद वैसे सभी अप्राप्त वयस्क लड़के लड़कियों का मन पिट्यूटरी ग्लैंड से पीनियल ग्लैंड की ओर ऊर्ध्वगामी
गति से बढ़ने लगता है और पीनियल ग्लैंड के नियंत्रक बिंदु पर मानसिक एकाग्रता के कारण अत्यल्प काल में के भीतर अत्यधिक प्रगति लाभ करता है। साधक देह की विभिन्न ग्रंथियों उपग्रंथियों में धनात्मक अनुजीवत के माध्यम से परम पुरुष शक्ति संपाद करते हैं। साधना जगत में तृतीय क्रम के अंत में और चतुर्थ क्रम में साधक को इस विषय में वे प्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं। अधिकांश ग्रंथियां मानव मनस्तत्व के द्वितीय और तृतीय क्रम में काम करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि तृतीय क्रम के साथ संबंधित है और पीनियल ग्लैंड तृतीय और चतुर्थ क्रम से संबंधित है। योग मनस्तत्व की मुख्यतः 4 सीढ़ियां हैं। मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र तक प्रथम सीढ़ी, मणिपुर चक्र से विशुद्ध चक्र तक द्वितीय सीढ़ी, विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र तक तृतीय सीढ़ी और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार तक चतुर्थ सीढ़ी। योग मनस्तत्व की इन 4 सीढ़ियों के साथ सामंजस्य रखते हुए साधना जगत का अनुशीलन क्रम भी सुविन्यस्त है। आध्यात्मिक साधक को पिट्यूटरी ग्लैंड को शुचि शुद्ध रखने के लिए सदा सतर्क रहना उचित है, क्योंकि इसी में व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति निहित है। देह के ऊर्ध्व स्थित ग्रंथियों से रसक्षरण की मात्रा देह स्थित अन्य ग्रंथियों में संतुलन बनाए रखती है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्वाभाविक रूप से मानसाध्यात्मिक वैशिष्ट्य से विशिष्ट है और पीनियल ग्रंथि आध्यात्मिक गुण वैशिष्ट्य से विशिष्ट है। चक्रों के संबंध में कहना चाहिए कि इन चक्रों के बीच से मानव जीवन में जैव मनस्तात्विक वैशिष्ट्य प्रतिफलित होता है। अजैव सत्ता में किसी भी ग्रंथि या चक्र से ग्रंथि रस क्षरण का प्रश्न नहीं उठता। उनके अजैव देह में अंतरान्विक और अंतपरिमाण्विक व्यवधान के संकोचन और प्रसारण के बीच से होकर सारी अभिव्यक्तियां घटित होती है। परम पुरुष की विशेष कृपा जैव देह के चक्रों को प्रभावित करती है। परम पुरुष की दंडमूलक व्यवस्था सभी चक्रों के माध्यम से कार्यान्वित होती है, केवल पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के माध्यम से नहीं। मनुष्य के पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड में ऋणात्मक अनुजीवत कोई प्रभाव विस्तार नहीं कर सकते। धनात्मक अनुजीवत देह स्थित सभी चक्रों में प्रभाव विस्तार में समक्ष है। साधारण नियम यह है कि मानव देह के विभिन्न चक्रों के मध्य से होकर धनात्मक अनुजीवत के माध्यम से परम पुरुष की कृपा अभिव्यक्त हुआ करती है। संबंधित चक्र से एक मधुर गंध स्वतः उत्सारित होकर आती है। इसे कभी तो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाता है और कभी अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाता है। अध्यात्म साधक साधन भजन के द्वारा जब मानसिक एकाग्रता या मानसिक प्रशांति अर्जित करता है, जैसे मधुर साधना के समय, तब वह नाक से एक मीठी गंध का अनुभव करता है। मन तत्काल शांत और स्निग्ध हो उठता है। परम पुरुष विभिन्न चक्रों के माध्यम से स्पर्शानुभूति के द्वारा यह सुखात्मक स्पंदन तैयार कर देते हैं।